किसी का एक्सीडेंट हुआ, लोग तो ज़्यादातर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं या फिर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। सड़क पे कोई हेड इंजरी या कोई ट्रॉमा देखते हैं, कोई बाइक सवार है जो कि कैसे पहचानें किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ है? उसका कारण ब्रेन में होने वाला सडन या तो ब्लड सप्लाई बंद हो गई है ब्रेन की किसी हिस्से की। सर, ये जैसे आप कह रहे हैं कि वायर डालते हैं आप, तो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द नहीं, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। इनफैक्ट हम धीरे धीरे क्लॉटिंग दिमाग में जम रही है, तो उसमें भी कुछ साइंस मिलते हैं? सो हार्ट में जो आपने पेन बताया वो एंजाइना है। वो अर्बन एरिया में ज़्यादा है और रूरल में कम है सर? रूरल एरिया में बहुत सारे ये चीज़ें अनडाइग्नोज रह जाती हैं। ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें स्ट्रोक। हम जब बात करते हैं कि एक इंसान कोमा में है या एक इंसान ब्रेन डेड है, इसमें फ़र्क क्या है? कोमेटोस पेशेंट का ब्रेन काम कर रहा है परंतु पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गोयल, यथार्थ हॉस्पिटल से, हेड न्यूरोसर्जन, न्यूरो इंटरवेंशन डिपार्टमेंट से। सर, स्वागत है सर आपका हमारे इस नए एपिसोड में। कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर इनसाइड स्टोरी and giving your time for having this important discussion today with us about the brain spine health. सर सबसे पहले एक जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ वो थोड़ा सा मतलब कहिए कि बहुत दिक्कत वाला है। रिसेंटली बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, द्वारका में भी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक बच्चे की जान चली गई, एक इंजर्ड हो गया। तो सर ऐसे केस में जब कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लोग तो ज़्यादातर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं या फिर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या फर्स्ट एड दी जाए अगर हेड इंजरी हुई खासकर, या नेक इंजरी हुई है, तो स्पाइन से भी लोड आ सकता है जो भी है, तो उस केस पे क्या करना चाहिए हम लोग? मेरे ख्याल से गौरव जी आपने बहुत एक अच्छा और अहम सवाल से शुरुआत करी है। हेड इंजरी एक बढ़ती हुई चिंता है आज हमारे सिस्टम में, और जिस तरह से हाई स्पीड व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी रोड्स अब हमें मिल गई हैं, तो अपर स्पीड लिमिट्स अब इंक्रीज, तो उसके चलते हुए एवरी डे नाउ वी आर सीइंग इवन बैड टू वर्स्ट ट्रॉमा, मतलब एक ख़राब से ख़राब ट्रॉमा हमें दिख रहा है। हमारी प्रैक्टिस में भी हम बात करें तो आजकल व्हाट द काइंड ऑफ ट्रॉमा दैट वी आर सीइंग इज एक्चुअली वेरी हॉरिफाइंग। सो जब भी हमें कुछ इस तरह की स्थिति आती है कि हम सड़क पे कोई हेड इंजरी या कोई ट्रॉमा देखते हैं, कोई बाइक सवार है जो कि गिर गया है, तो लोग डेफिनेटली मदद के लिए आते हैं। उनमें से कुछ लोग शायद वीडियो बनाने लगते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पहले तो उसे एक सेफ पोजीशन में कर लें पेशेंट को, मतलब इफ इट्स एंड मूवमेंट को हमें मिनिमम रखना है। कहीं से एक्टिव ब्लीडिंग यदि हो रही है तो हम कुछ यदि हमारे पास जैसे नेक टाई या कुछ भी है, टॉर्निंग के टाइप बांध दें, नेक का मूवमेंट मिनिमल रखें। और पेशेंट के मुंह एक और जो चीज़ है कि पेशेंट के मुंह में ज़बरदस्ती कुछ पानी देने की या कुछ कुछ डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस समय हो सकता है पेशेंट बेहोशी की स्थिति में हो और हम कुछ भी उसे देते हैं तो वो उससे एस्पिरेट करके निमोनिया या अपने लंग्स को और ख़राब ना कर ले। अगेन जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी ब्रेन संबंधित मामले में, विच इज इंक्लूड्स हेड इंजरी, इज समय। सो ऑनेस्टली हम बहुत ज़्यादा रोड पे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमें अवेलेबल हेल्पलाइन जैसे जो भी नंबर्स हैं 112 या और हर स्टेट्स में आजकल इस तरह के नंबर्स हैं, तो उन्हें इमीडिएटली कॉल करके एक एम्बुलेंस, इक्विप्ड एम्बुलेंस से नज़दीकी अस्पताल में पेशेंट को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि आगे का जो भी इलाज है वो तभी हो सकता है। तो सर जैसे आपने कहा ट्रॉमा हो जाता है और नेक या शरीर को हिलाना नहीं चाहिए, वो हिलाने से कुछ दिक्कत? हिलाने से मतलब ये है कि यदि देखिए आप शिफ्ट करेंगे तो हिलाना तो है, बट हमें जो स्पाइन का जो मूवमेंट है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि इस ट्रॉमा के बाद पेशेंट की स्पाइन में कोई फ्रैक्चर है नहीं, तो उस मूवमेंट को हमें मिनिमम रखना चाहिए। तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि हम जितना पेशेंट को शिफ्ट करें वो कोशिश करें कि एक ही साथ शिफ्ट करें, रादर देन कि मतलब कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है और स्पाइन टेढ़ी हो रही है, नेक टेढ़ा हो रहा है, वो मूवमेंट हम जितना मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब एम्बुलेंस आती है तो उनके पास तो स्पाइन बोर्ड्स होते हैं, कॉलर्स होते हैं, सो वो हम आम जनता से नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी के पास होंगे, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि सर की चोट होती है तो कभी कभी पेशेंट को चोट लगने के बाद एकदम दौरा पड़ सकता है, सो उसमें ध्यान रखना है कि हम
अगेन पेशेंट को कि मुंह में कुछ ना डालें, एक जो भ्रांतियाँ हैं कि जूता सूंघा दें या कुछ वो कर दें उससे दौरा रुक जाएगा, वो नहीं। यदि किसी पेशेंट को उस तरह का दौरा पड़ा है मतलब शायद ब्रेन में कुछ ना कुछ इंजरी हुई है और अब उसे जल्दी से जल्दी निकटतम अस्पताल में जाके और फिर सीटी स्कैन और बाकी इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। लोग ट्राई करते हैं कि कुछ पानी पिलाइए या कुछ मुंह पे छींटे डाल के ऊपर जगा के रखें किसी तरीके से। हाँ, सो वही जैसा हम मतलब मुँह में कुछ ना डालें वो बेटर है, क्योंकि आप उस तरह से पानी देने की कोशिश कर रहे हो, पेशेंट होश में नहीं है। मुँह पे पानी छिड़कना अलग चीज़ है, बट उसे ज़बरदस्ती कुछ पिलाना और वो कभी-कभी नुकसानदायक साबित हो सकता सर है। हिलाने से पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ता है? हाँ, यदि पेशेंट को स्पाइन फ्रैक्चर है और हम उसे मूव कर रहे हैं और वो यदि कोई स्पाइन का कोई टुकड़ा सर के पीछे स्पाइनल कॉर्ड में दबाव डाल देता है, तो वो एक पैरालिसिस की स्थिति वो पैदा कर सकता है। सर पैरालिसिस से जुड़ा एक और सवाल है। मैं अगर कहीं पे हूँ या वर्कआउट कर रहा हूँ या ऑफिस में हूँ या कहीं पे हूँ, तो कई बार क्या होता है कई लोगों का लेफ्ट फेस या राइट फेस गिरने लगता है। तो कैसे पहचानें किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ है या फिर उस Yeah. केस में क्या करना चाहिए? सो अगेन पैरालिसिस एक ब्रॉड सिम्टम है ब्रेन का। जिस तरह से यदि बुखार आता है तो हमें पता है बुखार है, बट आगे हमें पता चलेगा कि बुखार का कारण मलेरिया है, टाइफाइड है, टीबी है या क्या है। उसी तरह से ब्रेन में कोई भी चीज़ एक तरफ हाथ पैरों में या चेहरे पे कमज़ोरी पैदा कर सकती है, जो टेक्निकली पैरालिसिस की श्रेणी में आएगा। सो इसमें ज़रूरी ये है कि हम ये समझें कि जो एक्यूट पैरालिसिस मतलब जो एकदम सडन पैरालिसिस आ रहा है, उसका कारण ब्रेन में होने वाला सडन या तो ब्लड सप्लाई बंद हो गई है ब्रेन की किसी हिस्से की, या वहाँ पे ब्लड लीक कर गया, जिसके कारण से सडनली पेशेंट को एक तरफ कमज़ोरी आना शुरू हो गया है। सो जो सबसे कॉमन सिनेरियो हम देखते हैं दुनिया भर में वो है एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन में सडनली ब्लड सप्लाई बंद हो जाना। तो जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और ब्रेन के जिस हिस्से की ब्लड सप्लाई बंद हुई, सपोज वो बोलने वाला हिस्सा तो बोलने में असर पड़ेगा, वो हाथ पैर चलाने वाला हिस्सा तो उसमें असर आना शुरू होगा, देखने वाला एरिया है तो देखने में दिक्कत आने लगेगी। तो इसे याद करने का जो सबसे आसान तरीका है वो एक निमोनिक्स है, बी फास्ट। बी फास्ट, बी फास्ट। बी इज़ फॉर मतलब बी इज़ फॉर बैलेंस। यदि आपको लगता है कि सडनली बैलेंस बनाने में दिक्कत आने लगी, ई इज़ फॉर आई यानी देखने में परेशानी आई और चाहे वो क्षण भर के लिए एक आंख से देखना बंद हुआ वापस आ गया, ये स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। एफ इज़ फॉर फेशियल डेविएशन, जो आपने अभी बात कही, सवाल पूछा कि चेहरा टेढ़ा हो जाना। ए इज़ फॉर आर्म ड्रॉपिंग, एक हाथ है वो मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ, ये हाथ कमज़ोर हो गया। हो सकता है ये सब वापस आ जाएं, परंतु यदि ये 10 मिनट 5 मिनट के लिए भी बंद हुआ है तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि शायद दोबारा हो सकता है। एस इज़ फॉर स्लरिंग ऑफ स्पीच, मतलब बा 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 मैं अटक गया, मैं शब्द नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ चली गई। ये अगेन स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है और इनमें से कुछ भी मिलता है तो टी इज़ टाइम टू एक्ट, मतलब उसी समय हमें एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में पहुंचना चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक का इलाज बहुत ज़्यादा टाइम सेंसिटिव है। उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। सो यदि हम सही समय में यानी 4.5 घंटे के अंदर हम एक आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं जिससे कि क्लॉट घुल सकता है, और 6 घंटे के अंदर हम ब्रेन के अंदर एंजियोग्राफी विधि से डीएसए करके एंजियोग्राफी विधि से डायरेक्ट स्टेंट डाल के क्लॉट को एस्पिरेट कर सकते हैं या स्टेंट में ट्रैप करके बाहर निकाल सकते हैं, जिससे आगे होने वाला नुकसान बच जाता है। इनफैक्ट आपके माध्यम से मैं जो बोलना चाहूँगा कि अब कुछ केसेस में 24 घंटे तक भी हम क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं इन स्पेसिफिक केसेस। तो कोई भी स्ट्रोक के लिए हमें सिम्टम्स लगते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। गौरव जी, आपको जान के अचरज होगा कि दिल्ली एनसीआर, जो कि बहुत सारे हॉस्पिटल से यहाँ पे हेल्थ केयर की जो सुविधाएं हैं वो विश्व स्तरीय हैं, तब भी हम बहुत सारे पेशेंट्स या मैक्सिमम पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो उस गोल्डन आवर में या टाइम फ्रेम में नहीं पहुंच पाते। इसका रीज़न सर लोगों को नॉलेज नहीं है इसका रीज़न वही है, जैसा बिल्कुल आपने सही कहा कि एक अवेयरनेस की कमी है, और आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय ट्राइंग टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस। क्योंकि एक हाथ जैसे कि हमने बात करी, कॉमन काम करना बंद कर गया, तो हम थोड़ी देर मालिश करेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे ऐसे सुन्न हो गया होगा, ठीक हो जाएगा, या फिर हम एक लोकल जीपी के पास या कहीं जाके थोड़ा समय तो उसमें टाइम ख़राब होता चला जाता है। सो यदि हमें उन सिम्टम्स के बारे में अंदाज़ा है और उन सिम्टम्स की हम गहराई को जानते हैं, तो शायद
हमें अपने लिए नहीं पर मेरे आस पड़ोस में यदि कोई ऐसा हो रहा है तो आई कैन एटलीस्ट गाइड देम कि नहीं, ये बोली में दिक्कत आई है, आप इसे नज़रअंदाज मत करिए, ये स्ट्रोक हो सकता है। तो वो अवेयरनेस अभी नहीं है और उसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम विंडो खो देते हैं और उसके बाद जो पेशेंट्स हमारे पास पहुंचते हैं 12 घंटे में, 24 घंटे में, उसमें बहुत ज़्यादा हम कर नहीं पाते हैं एंड पेशेंट एक डिसेबिलिटी के साथ अपना बाकी जीवन बिताता है। तो उसमें मतलब परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है। परमानेंट पैरालिसिस या वॉक करने में परेशानी या बैलेंसिंग की परेशानी, और कभी-कभी यदि स्ट्रोक बड़ा है तो जान का खतरा भी इसमें बन जाता है। तो सर इस चीज़ से, जैसे आपने बताया कि टाइमली उसको रिपोर्ट करना है, हॉस्पिटल लेके जाना है और इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, जिससे अपने का स्टेंट जैसे हार्ट में लगता है, सेम प्रोसीजर होता है दिमाग में डालने का भी। सो ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। मतलब स्टेंट ब्रेन में भी अब डलने लगे हैं। ये जो इस यदि हम सिर्फ इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें तो इसमें जो स्टेंट होता है, या इसमें आप ऐसा समझिए कि हम स्टेंट को ब्रेन में ले जाते हैं, उस स्टेंट के अंदर क्लॉट ट्रैप होता है। उस स्टेंट को जब खोलते हैं तो वो धीरे-धीरे क्लॉट को ट्रैप कर लेता है और फिर हम सब चीज़ों को बाहर खींच लेते हैं, तो क्लॉट उसके अंदर आप ऐसा समझिए पानी की पाइप है, ब्लॉक हो गई। तो जब उसे क्लीन करते हैं तो आप उसके अंदर एक रबर डालते हैं जिससे वो एस्पिरेट करके बाहर निकाल देते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। स्टंट फास्ट छोड़ते नहीं है, अनलाइक हाँ, हार्ट जिसमें छोड़ देते हैं, हाँ, इसमें नहीं तो छोड़ते। स्टेंट हम छोड़ते हैं उन कंडीशन में जहाँ पे नसें नहीं खुल रही होती है, वो कंडीशन थोड़ी कम होती हैं, बट वो टेक्निकल पार्ट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये है कि हमें ये समझना होगा कि इन सब चीज़ों में समय बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम हेड इंजरी की बात करें, जहाँ से बात शुरू हुई, या स्ट्रोक की बात करें, जितना जल्दी हमें इलाज मिलेगा उतना परमानेंट डैमेज होने के चांसेस कम हैं और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है तो हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। तो सर इसी से जुड़ा एक और सवाल, जैसे आपने कहा कि हार्ट की हम बात कर रहे थे, तो हार्ट अटैक है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक डेवलप होता है, आपकी नसें ब्लॉक होती हैं तब जाके कहीं जाके, तो सर पैरालिसिस में भी ओवर द टाइम होता है ये एकाएक कभी से सो होता है? दोनों ही केसेस में, चाहे हार्ट अटैक हो चाहे ब्रेन अटैक हो, स्ट्रोक को हम बिल्कुल एक लेमन भाषा में बात करें तो एक तरह से ब्रेन अटैक है। दोनों में कारण सेम ही है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो हार्ट एक मांसपेशी का टुकड़ा है जिसने काम करना बंद कर दिया। उसी तरह से ब्रेन को सप्लाई नहीं गई तो ब्रेन का जो हिस्से में सप्लाई नहीं गई उसने काम करना बंद कर दिया। सो दोनों ही चीज़ों में धीरे धीरे भी ब्लॉकेज हो सकती है कि धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के साथ नसें धीरे धीरे बंद हो रही हैं या ब्लड वेसल्स धीरे धीरे ब्लॉक हो रही हैं। वो गर्दन में भी हो सकती हैं, ब्रेन में भी हो सकती हैं, और कभी कभी कुछ कारणों में इमीडिएटली क्लॉट निकल के जाके भी वहाँ फंस सकता है। यदि हम इसे उदाहरण के रूप में समझें तो यदि पीछे से आपका पानी की सप्लाई क्लीन नहीं है तो कोई उसमें यदि कूड़ा आके तो वो आपके वाटर टैप में फंस जाए तो वो आपका टैप का चोक कर देगा। तो कभी कभी कोई हार्ट से भी क्लॉट निकल के खून के रास्ते द्वारा ब्रेन के अंदर जाके उसे ब्लॉक कर सकता है और वो इमीडिएटली सप्लाई को कट ऑफ कर देगा। सो वो दोनों सिचुएशंस हैं, बट दोनों ही सिचुएशन में समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम खोलने की कोशिश एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कर सकते हैं, उसके बाद हम कुछ भी करने जाते हैं तो वो नुकसान ज़्यादा करेगा, फ़ायदा कम। तो सर जैसे हार्ट के अंदर जब धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल जम रहा है या ब्लड टेस्ट करा रहे हैं उसमें रिपोर्ट में आ रहा है या फिर आपको कुछ साइंस मिल रहा है, आपके हाथ में पेन या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो सर जब धीरे धीरे क्लॉटिंग दिमाग में जम रही है तो उसमें भी कुछ साइंस मिलते हैं सो सारी इस वही चीज़ पे? वही नहीं, सो हार्ट में जो आपने पेन बताया वो एंजाइना है, वो इट इज़ शॉर्ट ऑफ ए हार्ट अटैक इन अ वे, है ना? यही क्योंकि आप नस बंद हुई, आपको दर्द हुआ लेकिन थोड़ी देर में खुल गया। उसी तरह से ब्रेन में भी ये जो हमने बात करी बी फास्ट सिम्टम यही है। आपकी थोड़ी देर के लिए बोली बंद हुई बट वापस आ गई, थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हुआ बट वापस आ गया। सो इसका मतलब ये है कि नसों में कहीं क्लॉट जा रहा है। अभी इसे हम नहीं देखेंगे, इसे हम नहीं इवैल्यूएट करेंगे, इसे हम नहीं टाइमली इंटरवीन करेंगे तो नेक्स्ट अटैक बड़ा अटैक के रूप में भी आ सकता है। वही एंजाइना कभी भी हार्ट अटैक में तब्दील हो सकता है। तो इन्हें मेडिकल भाषा में टीआईए बोलते हैं। तो कोई भी टीआईए ब्रेन अटैक में बदल सकता है। तो सर अब थोड़ा सा बेसिक लेमन लैंग्वेज में पूछता हूँ सर, गुस्सा, नेगेटिविटी, घमंड, इनसे भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? सो ये बहुत नॉन स्पेसिफिक कारण हम कहेंगे। देखिए, गुस्सा, नेगेटिविटी, घमंड इज़ अ पर्सनालिटी इशू आई वुड से, और ये चीज़ें मैटर करेंगी इन जनरल। मतलब गुस्सा घमंड आपके अंदर है तो शायद आप थोड़ा टाइप ए पर्सनालिटी हैं या उस तरह के आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कुछ हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी जनरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो
अब तो ये माना ही जाता है और ये प्रूवन है ही कि मेडिटेशन एंड ऑल दोज थिंग दे डेफिनेटली हेल्प इन जनरली प्रमोटिंग अ गुड हेल्थ. तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर ब्रेन हेल्थ. एंड स्ट्रोक डेफिनेटली इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़. अब हम यंग पेशेंट्स में यानी 40 एंड यंगर में भी स्ट्रोक बहुत देख रहे हैं, जो आज से यदि हम 10-15 साल पहले कहें तो बहुत रेयर माना जाता था. उसका कारण शायद लाइफस्टाइल है, शायद बढ़ता हुआ स्ट्रेस, तनाव, पोल्यूशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग हैज़ बिकम टू प्रेवलेंट. आज तो मतलब देयर इज नो इवन नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑल्सो वी सी बोथ द जेंडर्स इक्वली स्मोकिंग एंड ऑल्सो. वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रोक की तकलीफ को, परेशानी को बढ़ा तो रही हैं समाज में. तो सर जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा उससे इफेक्ट पड़ता है, तो क्या ये अर्बन एरिया में ज़्यादा है और रूरल में कम है, ऐसा? डिफ़िकल्ट टू से, बिकॉज हमारे पास कोई बिल्कुल ऐसा यदि आप सिर्फ डेटा की बात करें तो ऐसा डेटा नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया में बहुत सारे ये चीज़ें अनडाइग्नोज रह जाती हैं. सो अर्बन में क्योंकि हेल्थ केयर आपके पास अच्छी अवेलेबल है, सीटी एमआरआई की सुविधा है, हॉस्पिटल की सुविधा है, पीपल अप्रोच हॉस्पिटल मोर प्रॉम्प्टली, तो शायद डायग्नोसिस भी ज़्यादा होता है. बट डेफिनेटली अर्बन लाइफस्टाइल राइट नाउ इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. हम लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, हमारे पॉल्यूशन में हम बहुत ज़्यादा हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी नहीं है, जंक फूड कंजम्पशन बहुत बढ़ चुका है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सब का कंट्रोल ज़्यादातर लोगों में अच्छा नहीं है, लैक ऑफ एक्सरसाइज कॉमन थिंग. सो ये सब चीज़ें डेफिनेटली स्ट्रोक को या इस तरह की इवन हार्ट की समस्याओं को बढ़ाते तो हैं. सो रूरल प्रैक्टिसेस आर स्टिल गुड प्रैक्टिसेस, आई वुड से. वॉक करके जाना, 30 मिनट्स का वॉक आपका, या जंक फूड अवॉइड करना, जो कि आई थिंक रूरल सेटिंग में थोड़ा, सो वो थोड़ा सा तो बेटर है डेफिनेटली. बट देन डेटा वाइज आप बात करें तो शायद वो डेटा हमारे पास अवेलेबल. तो सर जैसे हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रेन हैमरेज और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है? सेम होते हैं, अलग होते हैं, और उसमें क्या दिक्कतें होती हैं हैमरेज में? सो बेसिकली स्ट्रोक एक जनरल टर्म है. दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक जिसके बारे में अभी हमने बात करी, और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक. यदि हम लेमन भाषा में बात करें तो फिर से हम एक वो पानी वाला एग्जाम्पल लेते हैं. एक पानी की पाइप है, वो चोक हो गई तो भी पानी नहीं आएगा, ये इस्केमिक स्ट्रोक हो गया. और पानी की पाइप फट गई और पानी सब जगह फैल गया तो भी पानी नहीं आएगा, और वो पानी और फैल गया. सो दैट इज हेमरेजिक स्ट्रोक. यदि खून की नस फट जाए, ब्लॉक होने की जगह खून की नस फट जाए, तो वो ब्रेन में ब्लड फैल जाएगा, प्लस आगे ब्लड सप्लाई जानी बंद हो जाएगी. ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं. क्लॉटिंग नहीं, बस ब्रेन लीक कर गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो वो ब्रेन हेमरेज है. सो ब्रेन हेमरेज और इस्केमिक स्ट्रोक दो अलग स्पेक्ट्रम है. दोनों का जो एंड रिजल्ट है वो है कि ब्रेन में तेज़ी से डैमेज होना शुरू हो गया. दोनों का इलाज बिल्कुल अलग है. ब्रेन स्ट्रोक जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसमें खून पतला करने की दवा, स्टेंट डाल के क्लॉट निकालना, वो सब करना होता है. ब्रेन हेमरेज जब होता है, सो हमें देखना है कि ब्रेन हेमरेज का कारण क्या है, उसका कितना ब्लड लीक कर गया है. ब्लड कम लीक किया है तो हम कई बार दवाइयों से ही मैनेज करते हैं. ज़्यादा बड़ा क्लॉट है तो हमें ऑपरेशन करके क्लॉट को निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है उन सिचुएशंस में. तो जो वेन फट गई है फिर उसका सो जो वेन फट, रिपेयर करते हैं? हाँ, सो बहुत बार तो ये बहुत महीन वेसल होती है जो फट के अपने आप ख़त्म हो जाती है, या वो अपने आप को रिकैनलाइज कर लेती है. पर तो कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होते हैं, जैसे ब्रेन एन्यूरिज्म्स होते हैं, जैसे खून की नस फूल जाती है गुब्बारे जैसी, तो उसमें उसे हमें फिर रिपेयर करना होता है ताकि वहाँ से दोबारा लीक ना हो. उसे रिपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो हम ओपन ऑपरेशन करें, और ओपन ऑपरेशन करके उसमें हम चिमटी क्लिप लगा देते हैं उसकी गर्दन पे ताकि उसके अंदर फ्लो जाना बंद हो जाए, या फिर हम एंजियोग्राफी वाली विधि से ही अंदर जाके उसके अंदर कॉइल्स भर देते हैं जिसे हम एन्यूरिज्म कॉइलिंग कहते हैं. दोनों ही विधि में जो पर्पस है वो ये है कि जो नस फूल गई है उस नस के अंदर फूले हुए हिस्से में ब्लड ना जाए और नॉर्मल नस में फ्लो चलता रहे. जैसे फिर वही पानी की पाइप की बात करें तो जहाँ से पानी का पाइप फूल गया है उसे आप रिपेयर कर दें और बाकी पानी फिर फ्लो करता रहे, तो फटने के चांसेस कम हो जाएंगे. एंड ऑब्वियसली इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो दैट मीन्स ब्लड प्रेशर को नियंत्रण
रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ब्रेन हेमरेज ना हो। सर रिसेंटली अभी जो सलीम खान जी को हुआ है वो सेम ब्रेन हेमरेज ही हुआ है गेस, और उसमें कुछ नया टाइप का कुछ मेडिकेशन या प्रोसीजर फॉलो। हाँ, सो बहुत डिटेल्स एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, लेकिन जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा उन्हें माइनर ब्रेन हेमरेज बोला गया। तो सबसे पहले जो आपके अगेन इस चैनल का मैं प्रयोग करते बोला जाए, नो ब्रेन हेमरेज इज अ माइनर ब्रेन हेमरेज। सो माइनर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इनॉक्वस कि माइनर है तो कुछ नहीं हुआ। माइनर ब्रेन हेमरेज कैन बी अ वार्निंग साइन कि फिर अगेन बड़ा ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जो प्रोबेबली कहना चाह रहे हैं कि जो ब्लड लीक किया उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ऑपरेशन या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु सलीम खान जी के केस में जो किया गया डीएसए एक प्रक्रिया करी गई है जिसे डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी बोलते हैं, जिसके बाद जो कि जैसे ब्रेन की हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, ऐसे ही हम वो तार डाल के ब्रेन की एंजियोग्राफी करते हैं। यही वही तरीके, इन्हीं तरीकों से हम स्टेंट डाल के भी क्लॉट को निकालते हैं। तो ब्रेन की एंजियोग्राफी करके हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ से लीक हुआ है, और फिर उसे रिपेयर करते हैं। यदि कोई लीक, कोई नस में फुलाव, जो अभी हम बात कर रहे थे, उस तरह की चीज़ मिल जाती है तो फिर उसे हम रिपेयर करते हैं कॉइल डाल के या ओपन ऑपरेशन के द्वारा। सो सलीम खान जी का भी शायद डीएसए हुआ, परंतु अच्छी बात यह है कि उसमें कोई एक्टिव लीक या उस तरह का शायद नहीं मिला है। तो जैसा मतलब जैसा आपने सुना है वैसे मैंने कि शायद कंडीशन अब स्टेबल है, बट ही इज डूइंग फाइन आई yeah, I think so. But obviously, their medical people can tell the better situation. सर ये जैसे आप कह रहे हैं कि वायर डालते हैं आप, तो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द। नहीं नहीं नहीं, इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसेस। इनफैक्ट हम बिना एंजियोग्राफी तो बिना बेहोशी के ही होती है, सिर्फ ग्रोइंग को थोड़ा सा सूंघ कर देते हैं और उसके बाद अंदर जो वायर जाती है उसका कुछ ऐसा पता नहीं चलता है। इट इज़ एब्सोल्युटली ए पेनलेस प्रोसीजर। तो जब आप ये प्रोसीजर करते हैं या फिर आपने कहा जो ओपन हेड करके आप कर रहे हैं, तो उसमें भी पेशेंट जाग रहा होता है? सो कुछ प्रोसीजर्स में पेशेंट जाग रहे होते हैं, और जहाँ पे हम बिल्कुल प्रिसीजन में काम कर रहे हैं, जैसे मैनुअल कॉइल कर रहे हैं, ये तो वहाँ पे हमें पेशेंट को सुलाना होता है, क्योंकि वो कॉइलिंग हो रही होती है 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर की वेसल में। सो 3 मिलीमीटर पे हमारे पास स्कोप नहीं है कि पेशेंट हिल जाए, खांसी कर दे, तो वो इट कैन लीड टू ए कैटास्ट्रॉफ ऑन द टेबल। सो वो बिल्कुल एकदम पूरा बेहोश कर। मार्जिन ऑफ एरर ना के बराबर है एकदम। हाँ, मार्जिन ऑफ एरर नहीं है, है ही नहीं, मतलब इसमें नहीं। ऑब्वियसली। अनफॉर्चुनेटली ये एक है कि मार्जिन ऑफ एरर नहीं है। तो सर आपका जो आप सर्जरी करते हैं, तो अभी तक ऐसे आपके अभी तक जो आपने सर्जरी करी है, सबसे टफेस्ट सर्जरी क्या रही है? सो ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं इसे ऐसे कहूँगा कि कोई भी सर्जरी आसान नहीं होती। सर्जरी में दो चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हैं। एक आपके पेशेंट का विश्वास, जिसने अपना शरीर आपको सौंप दिया, एंड इट इज़ अ ट्रमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ सर्जन कि आप कुछ नुकसान ना करते हुए उसे उस बीमारी से निजात दिलाएं। सो कोई भी सर्जरी में कभी भी आसान नहीं होती। इट इज़ अ ट्रमेंडस प्रेशर ऑन अ सर्जन कि इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मतलब ऑल स्टार्ट अ सर्जरी बाय मतलब रिमेंबरिंग अ रिस्पेक्टिव गॉड, जो जिसे मानता है कि भगवान आपके हाथ से कुछ ठीक करे। बट हमारी सर्जरीज़ के जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वाइड हैं। फ्रॉम हेड इंजरी, जैसे हमने बात करी, हेड इंजरीज अपने आप में एक बहुत मुश्किल सर्जरीज होती हैं। इसके साथ साथ ट्रॉमा में यदि हम बात करते हैं तो स्पाइन ट्रॉमा, ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर, वो बहुत सारे प्रकार के ब्रेन ट्यूमर्स रहते हैं। प्लस तीसरी चीज़ जो हो जाती है वो वैस्कुलर एनोमलीज, जो हमने बात करी, एनोरिज्म, जिससे ब्रेन हेमरेज होता है, जिसमें हम कॉइलिंग वगैरह करते हैं। सो हर सर्जरी का अपने कॉम्प्लेक्सिटी है। शायद एक सर्जरी को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बता के दूसरी को बताना ये नाइंसाफ़ी होगी। एंड आई थिंक ऑल सर्जरीज आर डिफ़िकल्ट एंड हैज़ टू बी डन विद फुल सिंसेरिटी। तो सर जब सर्जरी करते हैं, तो हम जब कहते हैं कि जो ब्रेन हेमरेज की या फिर सर्जरी हो रही है, तो सम पार्ट ऑफ द मेमोरी वो लॉस होती है, तो ये सही है अगर? सो इट डिपेंड्स। सो ऑल दिस सर्जरीज बेसिकली आप ऐसे समझें, यदि हम फिर लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो यदि कहीं पे आग लगी है, ब्रेन हेमरेज की हम बात करें, तो आग लगने, ब्रेन हेमरेज लाइक आग लगना है, बम फटना, कुछ नुकसान तो हो गया। अब आप जितनी जल्दी आग बुझाएंगे उतना आप बाकी का नुकसान होने से बचा लेंगे। तो जितनी जल्दी आप आगे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, चाहे क्लॉट निकालना है, चाहे दवा देनी है, चाहे वेंटिलेट करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ठीक रखनी है, उतना आप नुकसान होने से बचा लेंगे। सो जब वो आग बुझ जाएगी तभी वो एनालिसिस हो पाएगा
कि क्या बचा और क्या रहा। सो ऐसा नहीं है कि हर ब्रेन हेमरेज के बाद पेशेंट को मेमोरी लॉस होगा ही होगा। बहुत सारे क्या बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे जो एनेरिज्म के होते हैं वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। सो यदि आपके वो 10 दिन ठीक निकल जाए और नुकसान हो तो उसके बाद आप अपना जीवन नॉर्मल जीवन की तरह ही बीतता है। परंतु यदि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लीडिंग बहुत बड़ी हो गई है और उसने ऑलरेडी ब्रेन में कुछ नुकसान कर दिया है, सो उसकी भरपाई कभी कभी पूरी तरह से नहीं हो पाती है और पेशेंट एक रेजिडुअल डिसेबिलिटी के साथ बाकी का जीवन अपना बिताता है। तो जैसे आपने कहा कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, खासकर अर्बन सिटीज़ में स्मोकिंग। तो स्मोकिंग आजकल एक चीज़ और चल रही है, वेपिंग। वेपिंग कैसे डिफरेंट है स्मोकिंग से? मेरे ख्याल से उसके शायद टोबैको नहीं होता, नहीं, बट वेपिंग वो बड़ा इफेक्ट डाल वेपिंग इज इवन मोर हार्मफुल। इवन हार्मफुल सो इवन आप यदि चेस्ट फिजिशियन या पल्मोलॉजिस्ट से बात करें, सो वेपिंग कल्चर इज एक्चुअली इवन बैड। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जागरूकता तो बहुत ज़रूरी है किसी भी माध्यम से सोसाइटी में। इनफैक्ट अब तो बच्चे यंग कॉलेज गोइंग वेपिंग एक्चुअली द कन्वीनियंस ना कि धुआं नहीं है और टोबैको तो आई थिंक आई एम नॉट बट नहीं, उसमें टोबैको है, धुआं नहीं है, फ्लेवर्ड है। सो पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर एडिक्टेड और आपको कहीं आग नहीं जलानी, कुछ नहीं करना, अपनी पॉकेट में रखा जहाँ मौका मिला। सो इट इज़ कॉजिंग यू मोर हार्म देन सो स्मोकिंग और टोबैको इन एनी फॉर्म से ब्रेन क्या मतलब इट इज़ अ हाउस ऑफ डिजीज, सो इट हैज़ टू बी अवॉइडेड एट ऑल पॉसिबल कॉस्ट। सर अल्कोहल भी सिमिलर रोल प्ले करता है? सो अल्कोहल डेफिनेटली इज़ नॉट अ गुड थिंग। Alcohol has to be avoided. Alcohol is not good for brain health, and excess of anything is bad. तो obviously excess of alcohol का तो कोई रोल ही नहीं है, but even alcohol in moderate quantity is also not considered as good. So it's a more of a myth now कि हम अल्कोहल थोड़ा सा लेते रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। That is most probably we are looking for justification to have alcohol. सर जो दवाइयों में जो अल्कोहल होता है वो इफेक्टिव? नहीं, दवाइयों में जो है वो आप रोज नहीं लेते। हाँ ऑब्वियसली सिरप्स के अंदर हाँ वो तो सो कफ सिरप भी जो लोग रेगुलरली लेते रहेंगे दे बिकम एडिक्टेड टू इट। सो उसमें अल्कोहल में कोडीन होता है, सो वो कोडीन इज आल्सो एन हैबिट फॉर्मिंग थिंग, बट ऐसे मिलता भी है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन है। सो इट इज़ नॉट, हाँ, सो मेडिकेटेड चीज़ों की तो अपनी एक रिस्ट्रिक्शन है, बट अगेन वो सब चीज़ें देयर नो जस्टिफिकेशन टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। सर अगर हम ब्रेन हेल्थ की बात करें तो उसमें स्लीप साइकिल या हमारा खाने से रिलेटेड उसमें क्या रोल रहता है? सो अगेन ब्रेन हेल्थ में दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो हम जो भी बात कर रहे थे अभी तक, हम बात कर रहे थे डिजीज़ इन द ब्रेन कि हेमरेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, जहाँ पे ब्रेन को प्रॉपर एक चोट लगी सबसे। दूसरी चीज़ है कि जहाँ ब्रेन उतनी ब्रेन की एबिलिटीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, यादाश्त कमज़ोर हो रही है, उतनी तेज़ हम नहीं सोच पा रहे हैं हमको। सो आई थिंक उन सब चीज़ों में आपके लाइफस्टाइल और स्लीप जो आपने 20 पे बात करी उसका बहुत बड़ा रोल है। गुड 6-7 आवर्स स्लीप, अवॉइडेंस ऑफ मोबाइल फोन्स बिफोर हाफ एन आवर 1 आवर बिफोर स्लीपिंग, ये सब चीज़ें डेफिनेटली हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ रेगुलर मेंटल एक्सरसाइजेज जो भी आप बीच में बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें डेफिनेटली ब्रेन हेल्थ को बढ़ाती हैं। एक हम मतलब एक आम एग्जांपल जो हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं, शायद बचपन में हम सबको 10-15-20 फ़ोन नंबर्स अच्छे से याद थे। बिल्कुल। अभी शायद हमें अपने नियर एंड डियर वंस के भी परिवार के 4 लोगों के फ़ोन नंबर याद नहीं है, बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड यूटिलाइजिंग दैट थिंग फॉर अ ब्रेन। अब हम वो काम ही नहीं करते, मोबाइल निकाल के बस हम झट से वो नंबर जिसका भी मतलब आज हमारा मोबाइल खो जाए तो हम किसी को भी नहीं कॉल कर सकते शायद। एग्जैक्टली ये तो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इज ऑल टुगेदर सेपरेट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स विच आर जो आज अवेलेबल आज हमारे आसपास हमें देखने को मिल रही हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल। अब इतनी बड़ी एआई समिट हुई है, सो एआई इज़ अ बून। एआई जो आएगा वो ऑब्वियसली अगले 8-10 साल में दुनिया में एक नए तरह से बदल देगा, बट हम बहुत कन्वेंशनल सोच से सोचें तो लेसर यूज़ ऑफ आवर mental abilities is not good.
मतलब जो कैलकुलेशन शायद आप अपने बचपन में झट से कर लेते थे, आज आप सोचना पड़ता है, या फिर इवेंचुअली हाथ पॉकेट में चला जाता है, फ़ोन निकल जाता है और वो बेसिक मैंने लोगों को देखा है, बेसिक प्लस माइनस करने के लिए भी वो फ़ोन पे कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। सो वो एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से जो आपने मेंटल हेल्थ की बात करी वो है, और वो शायद आने वाले समय में और बढ़े, तो उसके लिए ज़रूर करंटली सर वी आर सेकंड, अगर हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो इंडिया आई गेस बिल्कुल। इज सेकंड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। और शायद वन हो जाएंगे आप बहुत जल्दी। सो जो WHO के कुछ डेटाज हैं उसके हिसाब से इंडिया एंड चाइना आर गोइंग टू बी द स्ट्रोक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और उसका बड़ा, और सिर्फ ये नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी चिंता है स्ट्रोक इन यंग, जो हमने पहले बात करी। यंगर जनरेशन में मतलब जो 40 साल की उम्र में जो स्ट्रोक देखने को मिल रहा है, जब आदमी अपनी लाइफ के पीक पे है, आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, उसमें यदि वो घर का ब्रेड विनर बेड रिडन हो जाए और उसके ऊपर खर्चा इलाज का शुरू हो जाए, तो इससे ज़्यादा दुखदाई बात परिवार के लिए भी और फॉर द पेशेंट कुछ नहीं हो सकती। तो सर जैसे आपने बात करी यहाँ पे कि स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए, बट सर हमारे इंडिया में नॉर्मल कल्चर होता जा रहा है कि हम कम अगर सो रहे हैं तो उस पर हम कर्व करते हैं, मैं सिर्फ 2 घंटे सोए 3 घंटे। हाँ, सो हमारे मोदी जी भी कहते 3 साढ़े 3 घंटे हाँ, ज़्यादा सो सो रहे हैं। सो गर्व तो हम किसी भी चीज़ पे कर सकते, सी एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑल्सो। आप दोनों चीज़ें अलग हैं। सो मोदी जी शायद यदि कम सोते भी हैं तो वो उनकी बाकी दिनचर्या बहुत, मतलब ही शायद हम उतना काम तो पता नहीं हम भी नहीं कर सकते, बट वो ही इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन, बट देन ही डज हिज योगा, मेडिटेशन, लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू कीप हिज माइंड एंड बॉडी हेल्दी। सो आप यदि 5 घंटे सो रहे हैं, लेकिन वो 5 घंटे आपके सोने का कारण है कि बाकी 2 घंटे आप मोबाइल पे लगे हुए हैं और अपनी ब्रेन, तो आप यू नॉट डूइंग गुड टू योर बॉडी एंड योर ब्रेन। हाँ, आप 5 घंटे सो रहे हैं, लेकिन शायद आप 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा उठ के योगा, व्यायाम या कुछ और अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, तो वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। सो हम लोग क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि हमें मोबाइल देखना है, क्योंकि हमने पार्टी करी है, तो वो चीज़ें बिल्कुल अलग है, तो वो जस्टिफिकेशन अलग है। हम काम को लेके नहीं सो पा रहे हैं, तो इट मे बी डन फॉर फ्यू डेज इन अ मंथ, बट इट कैन नॉट बी इन एवरीडे रूटीन। सर मेरा अगला क्वेश्चन वही आ रहा था कि जैसे आपने कहा कि हम लोग मोदी जी काम ऑब्वियसली वो उन्होंने छुट्टी भी नहीं लेते, हो तो हम लोग छुट्टी भी लेते हैं बीच बीच में, वो छुट्टी भी नहीं लेते। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हम लोग कैसे, जो आपने स्क्रीन टाइम की बात करी, जो उसमें ब्लू लाइट होती हैं, तो आजकल उसके लिए शायद चश्मे भी आ रहे हैं स्पेशल, ब्लू चश्मे, रेड चश्मे, तो उसका कोई यूज़ होता है फिर वो ऐसे ही है? सो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे मैं ऐसे बोल सकते हैं कि पहले हम एक समस्या खड़ी कर रहे हैं, फिर उस समस्या के लिए हम एक नया सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, फिर उस सॉल्यूशन से आने वाली कुछ समस्याएं होंगी, हम उससे बात करेंगे। सो रादर देन एक्सपोजिंग आवरसेल्व्स टू ब्लू लाइट, व्हाई कांट वी जस्ट कट डाउन आवर स्क्रीन टाइम टू, हम चश्मा लगा के भी यदि फ़ोन ही देख रहे हैं तो मतलब इट डजंट मेक टू मच ऑफ अ सेंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी इन जनरल हैबिट सुधारें, रादर देन इस हैबिट से हमें अब ये प्रॉब्लम आई तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगे। जस्ट लाइक कि हम लोग स्मोक कर रहे हैं, बट स्मोक से पहले आपने फिल्टर लगा दिया। फिल्टर लगा के हमने सोचा कि शायद हम हमारे अंदर तार कम जाएगा, ऐसा सही नहीं है। कम जा रहा है बट जा तो रहा ही। हाँ, और पता नहीं वो कितना कम जा रहा है। एग्जैक्टली। तो सर जब ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें कुछ फूड्स का भी रोल रहता है कि गुड फूड बैड फूड ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड? सो ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड, सो ऑल अगेन इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग, जो भी चीज़ें शरीर के लिए ख़राब हैं वो ब्रेन के लिए ख़राब है। लॉट ऑफ ऑयल्स, फैट आर नॉट गुड। थोड़ा नट्स या थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट फूड, ये सब चीज़ें ब्रेन के लिए भी अच्छी हैं। एंड अगेन अ बैलेंस डाइट इज़ द की। मुझे लगता है कि एक संयुक्त रूप से एक पौष्टिक खाने की जो अहमियत है वो कहीं नहीं, मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जंक फूड्स जो हमारे उसमें बढ़ता जा रहा है डाइटरी हैबिट्स में, रेडी टू ईट फूड जो हमारा बढ़ता जा रहा है, ये सब चीज़ें एक परेशानी का कारण। बोलते हैं अपनी प्लेट के अंदर को कलरफुल खाना, कलरफुल खाना जितनी फायदा करता है। बिल्कुल, जितनी प्लेट कलरलेस है उतनी वो अनहेल्दी है। सो
आप ऐसे सोचे तो इंडियन सोसाइटी या जो हमारे पुराने लोग थे उन्हें बहुत आपकी दाल भी होती थी, एक हरी सब्जी भी होती थी, एक रोटी भी होता था, सैलेड भी होता था, अचार, पाव, बिल्कुल। सब चीज़ों के अपने रोल है और वो मेंटेन रहे तो अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली उतना सब करने का शायद टाइम नहीं है अब हमारे पास। सर, हम जब बात करते हैं एक इंसान कोमा में है या एक इंसान ब्रेन डेड है, इसमें फ़र्क क्या है? सो कोमा और मतलब बहुत अच्छा सवाल है वुड से। कोमा क्या होता है कि आपका और मेरा एक कोमा स्कोर है, यदि मोटी मोटी बात करें। वो स्कोर भी होता है? हाँ, सो उसमें लोएस्ट इज 3 एंड हाईएस्ट इज 15। सो यू एंड मी आर राइट नाउ 15। ओके। हम अपनी आँख अपने आप खोल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, समझदारी की बात कर पा रहे हैं, हाथ पैर अपने चला पा रहे हैं, तो हमारा कोमा स्कोर 15 है। और एक ऐसा पेशेंट जो ना आँख खोल रहा है, ना दर्द पे आँख खोल रहा है, ना पैर हिला रहा है, ना हाथ हिला रहा है, उसका कोमा स्कोर 3 है। सो इसके बीच में हम डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कोमा हो जाते हैं कि 4, 5, 6, 7। सो इसे जीसीएस बोलते हैं, ग्लासगो कोमा स्कोर। यदि बिल्कुल लेमन भाषा में बात करें तो कोमेटोस पेशेंट का ब्रेन काम कर रहा है, परंतु पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वो आपकी और मेरी तरह इस समय जैसे हम लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं वो नहीं कर सकता। वो अपना वो हो सकता है आँख खोले तो उस बहुत हिलाने पे खोले या दर्द करने पे खोले, तो वो कोमा मतलब ही इज़ नॉट फुली अलर्ट, तो वो एक कोमेटोस कंडीशन हो जाती है। सो जो कॉमनली हम बात करते हैं कोमा में जो पेशेंट है कि वो बेड पे लेटे हुए हैं, मुश्किल से आँख खोल पा रहे हैं, हाथ दर्द करने पे थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हिला रहे हैं, या एक्टिवली नहीं हिला रहे हैं, बोलने पे नहीं हिला रहे हैं, तो वो एक तरह से कोमेटोस पेशेंट है, पर वो ब्रेन डेड नहीं है। ब्रेन डेड पेशेंट वो हैं जिनके ब्रेन में ब्रेन डेड के बहुत स्ट्रिक्ट स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज हैं। मोटी मोटी हम बात करें तो ब्रेन डेड वो पेशेंट है जो ब्रेन के एक पर्टिकुलर हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम बोलते हैं वहाँ पे अब कोई एक्टिविटी नहीं बची, तो वो अब उनके पास अपना सांस लेने की क्षमता नहीं है, अपने सांस का ट्रिगर नहीं है, तो उनका जो भी सांस आ रहा है वो वेंटिलेटर के द्वारा आ रहा है, या कुछ और रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे आँख की पुतलियाँ पूरी फैल चुकी हैं, डॉल्स आई मूवमेंट, मतलब टेक्निकली कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, ब्रेन में फ्लो बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो वो क्राइटेरिया में जब इंसान फिट होता है तो वो ब्रेन डेड होता है। ब्रेन डेड एक स्पेसिफिक कंडीशन है, इसके ऊपर बहुत सारी बातचीत है जो करी जा सकती है। सो कॉमन ब्रेन डेड आर डिफरेंट इन वन सिंपल वे, आई वुड से कि कॉमा से आदमी बाहर आ सकता है, ब्रेन डेड सिचुएशन से आदमी बाहर नहीं आ सकता। ब्रेन डेड केस में हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स उस व्यक्ति को डेड ही घोषित कर देते हैं? नहीं। सो ये अपने एक और बहुत इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में जो उन्हें नहीं पता। सो टेक्निक मेडिकली डेथ इज व्हेन द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। ओके, उससे पहले नहीं? उससे पहले आई एम अलाइव, बट अ ब्रेन डेड पेशेंट इज अ पेशेंट whose brain has stopped working. Now even if the brain has stopped working, the heart is still beating. So since the heart is still beating, the healthcare professional isn't obliged to continue providing the health support. They cannot say the patient is dead and they cannot withdraw the support system. इनफैक्ट ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बनता है पेशेंट्स के बीच में और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में। बहुत बार जब पेशेंट को लगता है कि हमारे मरीज में तो कुछ है नहीं, इसे फैमिलीज को, हाँ, द फैमिलीज़ को, कि हमें ये सब दवाइयाँ, ये सिस्टम, ये तामझाम क्यों चला रखा है। सो टेक्निकली द पेशेंट इज स्टिल अलाइव बिकॉज उसका हार्ट बीट कर रहा है एंड देयरफॉर ही हैज़ टू बी प्रोवाइडेड विद केयर। सो बहुत सारे जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर डिस्कशन के बाद कभी कभी ऑर्गन डोनेशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं। सो वो एक सबसेट ऑफ पेशेंट जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं वो अंग प्रत्यारोपण के लिए, जिसमें आप लिवर, किडनी किसी ज़रूरतमंद पेशेंट को दे सकते हैं, बिकॉज मेडिकल साइंस नो दैट दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। बट उस टाइम पे मतलब उनकी फैमिली आप हॉस्पिटल या डॉक्टर को बोलते हैं कि आप सो उसका एक बहुत हर देश के लिए अलग कानून है और उसे बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है। जिस भी हॉस्पिटल में ये सब रहता है वहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी रहती है जो पहले ब्रेन डेड सर्टिफाई करेगी, काउंसलर्स रहते हैं जो परिवार से बात करेंगे, उन्हें उस
बाकी गंभीरता के बारे में समझाएंगे और अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में समझाएंगे कि हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हम कर भी नहीं सकते हैं। यदि पेशेंट बहुत अनफिट है, एज ज़्यादा है या ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, तो दे आर नॉट कैंडिडेट, बट देन दे आर डेफिनेटली अ सेट ऑफ पेशेंट्स हु आर कैंडिडेट फॉर दिस। तो सर, पर जैसे आपने बात करी ऑर्गन डोनेशन की, हमारे यहाँ हमारे देश में इसका रेट बाकी देशों से या वेस्टर्न कंट्री से बहुत कम है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न है सर? आई थिंक अवेयरनेस, जो आपने स्ट्रोक के बारे में पूछा, अवेयरनेस इज़ आई थिंक द मेजर कंसर्न। हम उस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। यदि हम मतलब मैं अपने से भी सोच के देखूं कि मैं एज अ डॉक्टर भी यदि मैं सोच के देखूं कि मेरा कोई नियर एंड डियर उस सिचुएशन में फंसा हुआ है और मेरे से कोई, अनलेस आई एम मेंटली प्रिपेयर टू टॉक अबाउट इट, इट वेरी डिफिकल्ट कि उस सिनेरियो में, देखिए एक स्ट्रेस के सिनेरियो में मैं आपसे और स्ट्रेसफुल बात करूँगा तो आपको कभी नहीं एक्सेप्ट होगी। सो ये सब चीज़ें प्राइमिंग के ऊपर है। जैसे सफाई आप एक दिन नहीं कर सकते, सफाई रोज प्राइमिंग है। यदि आपको उस तरह से ट्रेन किया गया तो आप अपना घर साफ रखेंगे, नहीं तो आप नहीं रखेंगे। सो ये सब मेरे ख्याल से प्राइमिंग है। यदि हम इस बारे में और खुल के बात करें, इस बारे में हम इस और ओपन डिस्कशंस करें, तो शायद हम इस चीज़ के लिए और प्राइम्ड होंगे और उन क्रिटिकल सिचुएशन में जहाँ पे अदरवाइज भी मन शांत करके सोचना बहुत मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में हम तभी इन डिसीजंस को ले पाएंगे जब हम पहले से उन चीज़ों को लेके अवेयर और प्राइम्ड हैं। उसके अलावा यदि हम कभी भी इस तरह की बात करेंगे तो आई थिंक इट वुड नेवर गो वेल विद एनीवन। तो सर, मैं आपसे वापस एक क्वेश्चन स्ट्रोक या ब्रेन हैमर से पूछना चाहूँगा। सर, उसमें एक टर्म आता है आपका स्कल प्रेशर, वो क्या होता है? मतलब सूजन हो जाती है उसमें? स्कल प्रेशर का जो टेक्निकल टर्म है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है बेसिकली। सो बेसिकली क्या है कि ब्रेन जो है वो बंद हड्डी के अंदर है, कपाल के अंदर है। सो यदि वहाँ पे कुछ भी प्रेशर बढ़ेगा तो क्योंकि वो हड्डी को तो पुश नहीं कर सकता, सो वो ब्रेन के अंदर उसी क्लोज कंपार्टमेंट में वो प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो वो प्रेशर एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ जाएगा तो ब्रेन के अंदर नुकसान करता रहेगा। सो इंट्राक्रेनियल प्रेशर, चाहे हेड इंजरी हो जाए, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो जाए, चाहे स्ट्रोक हो जाए, उन सब में नुकसान का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जितना भी हमारा मेडिकल इलाज है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को दवाइयाँ या सर्जरी के माध्यम से कम करके, तो हम जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करते हैं तो ब्रेन के में रिकवरी बेटर होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है? बिल्कुल, यदि दवाइयों से आराम ना आए तो सूजन फिर कम नहीं हो रही है? हाँ, तो फिर हमें सर्जरी करके हड्डी हटा के उसे स्पेस देना पड़ता है। सर, एक लेमैन क्वेश्चन है, मतलब बहुत लोग शायद जानना चाहते होंगे, किसी को अगर ब्रेन सर्जरी हो रहा है या फिर ब्रेन हैमरेज का शिकायत हुआ है या कुछ, तो सर ये कॉस्टली होता है इसका इलाज या सर्जरी? जैसे आप सर्जन, तो ये कॉस्टली प्रोसीजर है? सो अगेन कॉस्टली तो है। आई वुड से कि आज की डेट में हेल्थ एनीवेज एक अच्छा हेल्थ ट्रीटमेंट इज़ कॉस्टली। दो इफ़ यू कंपेयर विद वेस्टर्न पॉपुलेशन, आप वेस्ट से कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में आज भी बहुत अच्छा इलाज बहुत सस्ता है। फिर भी एवरेज इंडियन के लिए इलाज आज की डेट में बहुत महंगा है। सो उसमें मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गवर्नमेंट स्कीम्स का जो आ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंसेस का। सो लाइफ इंश्योरेंस हर आदमी लेता है, बट आज भी आई एम सरप्राइज, मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता लोगों के पास। सो मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें इज़ मोर ऑफ अगेन अवेयरनेस एंड जनरल एटीट्यूड। यदि हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सोचें तो एक डिसेंट हेल्थ इंश्योरेंस रख के हम एक इमरजेंसी सिचुएशन को टाइड ओवर कर सकते हैं। बट येस, जस्ट आपका जो एक सवाल है उसका जवाब तो यही है कि इलाज सस्ता तो नहीं है, इलाज महंगा तो है। सो इलाज लंबा भी है मेरे ख्याल से। लंबा भी है, और सिर्फ हॉस्पिटल वाली बात नहीं है। यदि पेशेंट को पैरालिसिस है और वो अब घर चला गया तो उसकी फिजियोथेरेपी, उसकी केयर, उसकी नर्सिंग केयर, उन सब चीज़ों में एक ऑनगोइंग खर्चा है। वैसे सर, किसी को कॉमा हुआ है तो अगर पेशेंट, वो परिवार वाले पेशेंट को घर लेके जाके कर रहे, तो वहाँ में भी खर्चा होता होगा? बहुत पूरा खर्चा सेटअप? होता है। बिल्कुल, वो पूरा सेटअप बनाना, उसे एक 24 घंटे के लिए नर्स रखना, यहाँ पे हम ट्यूब डाल देते हैं जो ट्रेकेओस्मी होती है, उसे सक्शन करना, ट्यूब से फीडिंग देना, तो वो सब चीज़ें डेफिनेटली उसमें एक्सपेंडिचर तो है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे कैसा अपना एक बैकअप रखें हमेशा, कि इस तरह की मजबूरी में वो
फाइनेंशियली एटलीस्ट हमें क्रिपल ना करे। तो जैसे आपने बात करी एआई की, तो सर इससे समिट भी हमारे यहाँ हुआ है अभी, तो सर इज इट पॉसिबल नियर फ्यूचर में भी कि एआई की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से डिटेक्ट कर पाएँ कि इस आदमी को या इस बंदे को ट्यूमर या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है इन फ्यूचर, डाउन द लाइन 5 साल बाद, 10 साल बाद? सो एआई हैज स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल फील्ड। अब आज की डेट में रेडियोलॉजी में, पैथोलॉजी में तो एआई का रोल और ज़्यादा इस्टेब्लिश होता जा रहा है, एंड डेफिनेटली आने वाले टाइम में रिस्क फैक्टर एनालिसिस एंड ऑल ये सब चीज़ें एआई के माध्यम से और इम्प्रूव तो होंगी। सो रिस्क प्रेडिक्शन बीमारियों को लेके भी बेटर तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमें। सो एआई इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द शेप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, जो हम आज देखते हैं और शायद जो आज से 10 साल बाद हम देखेंगे। उससे लगता है फ़ायदा होगा? एआई इज़ अ पावरफुल टूल, सो एआई से फ़ायदा तो शायद होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हम स्ट्रोक में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, अभी मेरे फ़ोन में भी वो सॉफ्टवेयर लोडेड है। सो उस सॉफ्टवेयर में जैसे हम स्कैन पुश करते हैं, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि वो 24 घंटे के अंदर हम हमारा गोल्डन आवर कुछ पेशेंट में 6 से 24 घंटे भी है। सो 6 से 24 घंटे में हम किस पेशेंट को फ़ायदा दे सकते हैं, वो उसके एमआरआई के एनालिसिस पे होता है या सीटी स्कैन के एनालिसिस पे होता है। अब वो एआई में जब हम वो पुश करते हैं, रैपिड एआई करके उसका नाम है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है यथार्थ में, उस सॉफ्टवेयर में पुश करते ही वो 180 सेकंड्स में, यानी 3 मिनट के अंदर हमें ये रिपोर्ट, हमें वो एनालाइज करके डेटा दे देती है कि इस पेशेंट में स्ट्रोक का 6 से 24 घंटे में उपचार करने में इसे फ़ायदा होगा या इसे नहीं फ़ायदा होगा। सो इट्स अ बिग एडवांटेज। अदरवाइज वो मैनुअली हम करने जाएँ तो वो रिज़ल्ट आने में, अब वो रात के चाहे 2 बजे हो चाहे 4 बजे हो, आपको अपने रेडियोलॉजिस्ट को नहीं उठाना है, वो स्कैन किया सीधा पुश किया और अगले 3 मिनट में आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इट इज़ एआई इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन मेडिसिन ऑल्सो। वैसे ऐसा क्या है, जो प्रोडिक्शन की बात मैं कर रहा था, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मुझे कल को 10 साल बाद हो सकता है, तो सिर्फ वो मैं डर नहीं सो जाऊँगा सो देख के? सो वो सब रिस्क फैक्टर एनालिसिस ही है बेसिकली, कोई श्योर शॉट तो है नहीं। तो रिस्क फैक्टर एनालिसिस भी एआई में जब वो डेटास डाले जाएंगे, जैसे आपका लेट्स से आपका बीएमआई, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो सब एक क्वेश्चनर यदि कहीं पे सॉफ्टवेयर में पुश किया जाए तो वो ऑब्वियसली प्रिडिक्ट तो कर ही देंगे, एंड द प्रिडिक्शन वुड बी मच बेटर देन व्हाट वी हैव टुडे, बिकॉज द डेटा एनालिसिस देयर कंपैरिजन ऑफ डेटा वुड बी मच हायर। तो रिस्क प्रिडिक्शन भी डेफिनेटली आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें समझ में आएंगी और एआई की मदद से बेटर तो होंगी। सर आपके प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन क्या होते हैं? मिसकंसेप्शन हमारे प्रोफेशन में बहुत सारे हैं। न्यूरो सर्जरी है, चाहे ब्रेन हो चाहे स्पाइन हो, दोनों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांति हैं। शायद सबसे पहला सवाल यदि हम बात करें तो स्पाइन सर्जरी से मैं बात करता हूँ। लोगों को लगता है कि हमें स्पाइन सर्जरी नहीं करानी चाहिए, स्पाइन सर्जरी कराते ही हम बेड पे रह जाएंगे, हम कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, और इस चक्कर में वो अपने आप को और ख़राब करते जाते हैं। एंड व्हेन दे इवेंचुअली एग्री फॉर सर्जरी, तब तक ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होता है। बजाय इसके यदि वो सर्जरी शायद टाइम पे करा लेते तो पेशेंट्स अच्छे हो जाते। देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है ये कि नथिंग इज़ 100% सेफ इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेटली कोई सर्जरी भी 100% सेफ नहीं हो सकती, चाहे वो कितनी छोटी सर्जरी हो। तो अब एक रिस्क तो रहेगा, परंतु हमें ये देखना होता है कि बीमारी को ऐसे ही छोड़ने का रिस्क ज़्यादा है या कुछ कर लें, ऑपरेट कर दें और शायद उससे बेटर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है यदि ये पेशेंट को हो तो शायद डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। दूसरी भ्रांति जो है वो ब्रेन से रिलेटेड, जो लोगों को लगती है कि जैसा आपने पहले पूछा था कि ब्रेन हेमरेज हो गया या ब्रेन का कोई ऑपरेशन हो गया तो हमें कोई ना कोई नुकसान हमेशा रह जाए। ऐसा नहीं है, आज की डेट में सर्जरीज बहुत सेफ हो गई हैं। इनफैक्ट 4 से 5 दिन में बहुत बार ब्रेन ट्यूमर ऑपरेट होके घर चले जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताऊँ, प्रॉब्लम आती है लोग साइट करते हैं एग्जाम्पल कि हमने देखा है हमारे पड़ोस में एक स्पाइन सर्जरी हुई थी, उसके बाद से वो बेड रिडन हो गया। बट कोई भी दो चीज़ें सेम नहीं है ना। इवन द सेम सर्जरी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, बट लार्जली द प्रोसीजर इज सेफ। एंड देन हर बीमारी, दो बीमारियां सेम नहीं है, दो शरीर सेम नहीं है।
सो मेरे ख्याल से इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, रादर देन एक टैबू बना लेना कि ब्रेन सर्जरी या स्पाइन सर्जरी सेफ नहीं है और इसलिए हमें नहीं करानी और हम चीज़ों को ख़राब करते रहें। वो मेरे ख्याल से इज़ अ रॉन्ग थिंग एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। सर एक चीज़ थोड़ा वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, ये माइग्रेन से रिलेटेड है सर। जैसे मुझे माइग्रेन होता है, सर माइग्रेन के रीजंस क्या है, वो उतना पेनफुल क्यों है और इसका इलाज क्या है? सो अगेन माइग्रेन इज़ अ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज़। फिर से बढ़ता जा रहा है। माइग्रेन नॉर्मली यंग टीनेजर्स में शुरुआत जल्दी हो जाती है। सो माइग्रेन के भी कारण जो हैं वो सबसे पहले तो हमें रिस्क फैक्टर्स ही आइडेंटिफाई करने हैं, ट्रिगर फैक्टर्स आई वुड से। भूखा रहना, नींद पूरी ना होना, स्ट्रेस लेना, कुछ पर्टिकुलर फूड से माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, धूप से ट्रिगर हो सकता है, ट्रैवलिंग से ट्रिगर हो सकता है, परफ्यूम स्मेल, तो सबके अपने अपने ट्रिगर फैक्टर होते हैं। फीमेल्स में बहुत बड़ा कॉमन रीज़न रहता है, प्री मेंस्ट्रुअल हेडेक्स हो जाते हैं। सो ये सब कारण हो सकते हैं सर दर्द और माइग्रेन के। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन्हें हम कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम भूखा रहना अवॉइड कर सकते हैं, अपनी नींद पूरी रख सकते हैं। अगेन जो आपने पहले बात करी थी, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। यदि इनके बावजूद नहीं होता है तो देन ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत अच्छी कुछ दवाइयाँ हैं जो पेन किलर्स नहीं हैं, दे आर कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन। उन पे हम पेशेंट को रख सकते हैं ताकि माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी कम हो। एंड उसके बाद एसओएस पे हम पेन किलर्स को यूज़ करते हैं या कुछ और दवाइयाँ हैं जिन्हें हम यूज़ करके माइग्रेन के अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। सर आप ट्यूमर के भी ऑपरेशंस कर रहे होंगे, जी। तो ट्यूमर दिखने में कैसा होता है? बहुत सो जब हम ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन ट्यूमर या कोई भी ट्यूमर उस अंग में के सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ है। सो यदि हम ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो ब्रेन ट्यूमर जब हम ब्रेन को स्कल ओपन करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर बाकी ब्रेन से हमेशा अलग दिखता है। अच्छा। क्योंकि वो एक ही तरह का सेल ग्रो कर गया, उसके अंदर वो ब्रेन हाँ एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है और एक ही तरह, तो उसके अंदर वो वाले फाइबर्स या उस तरह के लूप्स या उस तरह के ब्लड वेसल्स नहीं है। सो कब वो बिल्कुल एक अलग आपको दिखेगा। कभी कभी वो ब्रेन में थोड़ा मुश्किल कभी कभी होता है, वो ब्रेन के अंदर अंदर फैला हुआ रहता है, तो बीच बीच में आपको कुछ नॉर्मल सा ब्रेन भी दिखता है, बट आपको वो महसूस हो जाता है वो देख के कि ये थोड़ा ज़्यादा सख्त है या ये इसका रंग थोड़ा अजीब है या ये एकदम ही गला हुआ सा है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प यू टू डिफ्रेंशिएट कि ब्रेन में ट्यूमर और नॉर्मल ब्रेन में वो अंतर आपको पता चलता है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जिसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी हमारी थोड़ी सी मदद करती है, बट इन जनरल आपको एक एबनॉर्मल एरिया ब्रेन में नज़र आ जाता है। सर ये ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है या फिर इट्स नहीं, वो एज के साथ बढ़ता है? नहीं, ब्रेन ट्यूमर के बच्चों में कुछ अलग तरह के ब्रेन ट्यूमर बच्चों को देखें उनके हेड इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, वो So- ट्यूमर की वजह से होते हैं क्या? वो नहीं, वो ब्रेन में पानी जमा होने की वजह से हो जाते हैं और उसका बेसिक कारण ट्यूमर भी हो सकता है और पानी अलग कारणों से भी जमा हो सकता है। सो ब्रेन ट्यूमर बच्चों में भी हो सकता है, टीनेजर्स में, आपकी हमारी उम्र में या जेनेटिक पॉपुलेशन में, सब में ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाएं। टाइप ऑफ ट्यूमर बहुत बार बदल जाते हैं, बच्चों में कुछ अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं, अडल्ट्स में कुछ अलग तरह के ट्यूमर होते हैं, बट देन इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी एज। ट्यूमर इज कैंसर इफ आई एम नॉट? नहीं, सो ये एक और मिसकंसेप्शन, नॉट एवरी ट्यूमर इज अ कैंसर। सो कैंसरस ट्यूमर्स और नॉन कैंसरस ट्यूमर दो अलग अलग तरह के ट्यूमर हैं। सो हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है। ये इनफैक्ट आपने अच्छा एक सवाल पूछा, तो यदि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जैसे मेनिंजियोमा कॉमनेस्ट ब्रेन ट्यूमर है जो कि कैंसरस नहीं है, तो यदि वो अच्छे से निकल जाता है और पूरा निकल जाता है तो वो कभी वापस नहीं आएगा और आप अपना आगे का जीवन नॉर्मल बिताएंगे। विज़िबस कुछ ट्यूमर्स हैं जो कैंसरस हैं, जो अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के बाद भी साल 2 साल में कभी कभी वापस आ जाते हैं। सो अगेन ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है, हर ट्यूमर को निकाल के आप बायोप्सी के लिए भेजते हैं जिससे आपको पता चलता है कि उसका नेचर क्या है, एंड देन यू ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। तो ट्यूमर जो भी है, जो कैंसरस नॉन कैंसरस, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है? ट्यूमर लाइफ थ्रेटनिंग होता है यदि उसका इलाज समय पे ना हो। यदि हम इलाज समय पे कर लेते हैं तो जैसा हमने पहले कहा कि बहुत यदि नॉन कैंसरस है और वो अच्छे से निकल गया है
तो आगे का जीवन बिल्कुल नॉर्मल बीतता है। कैंसरस ट्यूमर्स में कभी कभी हमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्यूमर आगे का जीवन डिसाइड होता है, परंतु हम कुछ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग हो ही जाएगा एक स्टेज तो पे सर जाकर। ट्यूमर के अंदर सर में दर्द होता होगा? सो एक सिम्टम सर में दर्द है, और बाकी जो सिम्टम ट्यूमर के हो सकते हैं वो दौरा पड़ना। कभी कभी जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि अभी पेशेंट ठीक था, टीवी देख रहा था और सडनली से दौरा पड़ा, हमने एमआरआई कराया तो ब्रेन में एक बड़ा सा 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकल आया। तो ये बहुत सवाल आता है परिवार का कि अब तक तो कुछ नहीं था, सडनली तो वो अंदर रहा, वो बन रहा है धीरे धीरे, बट अब वो कब उसकी वजह से दौरा आया और आपको ये पता चला, इट्स अ शॉक फॉर द फैमिली, बट दिस इज हाउ इट इज। तो दौरा आना, सर दर्द होना, देखने में दिक्कत आना, सुनाई में दिक्कत आना, यादाश्त का कमज़ोर होना, ये सब ट्यूमर के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि ट्यूमर अगर किसी को है या माइग्रेन किसी को है, बिकॉज माइग्रेन में दर्द बहुत तेज होता है, तो उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? सो माइग्रेन का जो हेडेक होगा, ये एक्चुअली बहुत अगेन आपके सवाल बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है। हाँ, पर्टिनेंट सवाल है। माइग्रेन का जो सर दर्द है वो एक फिक्स तरह का रिकरेंट हेडेक है। आपको पता है कि मुझे इस समय पे दर्द होता है, एक पैटर्न है दर्द का, और वो ऐसे ठीक होता है, ऐसे बढ़ता है और इतना बढ़ता है। देखिए, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तो लाइन नहीं है, बट इसे मैं ऐसे हमेशा समझाता हूँ या बात करता हूँ कि कोई भी सर दर्द जो एक नए तरह का सर दर्द है, जो मुझे नहीं होता था या जिसकी तीव्रता उतनी नहीं थी, उसे नज़रअंदाज ना करें। वो ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज आदि का एक साइन सिम्टम हो सकता है। परंतु एक हेडेक जो एक रिलेटिवली मुझे पता है कि ये सर दर्द मुझे होगा, मैंने खाना नहीं खाया, मैं तेज़ रोशनी में था, तो अब मेरे आधे सर में दर्द, मेरे आँख के आगे जाला आना शुरू हो गया, अब मेरे आधे सर में दर्द शुरू हो गया। सो नॉर्मली वो एक फिक्स पैटर्न ऑफ हेडेक है, वो माइग्रेनस हेडेक है, वो ट्यूमर का दर्द नहीं है। परंतु मुझे माइग्रेन रहता था, लेकिन आज मुझे एक ऐसा दर्द हुआ है कि यार ये दर्द मुझे माइग्रेन में भी कभी नहीं हुआ था। आज तो पूरे सर में दर्द हो रहा है, दोनों में उल्टियाँ हो सकती हैं, लेकिन पहले मुझे उल्टियाँ कभी नहीं होती थी, आज तो मुझे उल्टी भी हुई है। और उसके साथ साथ यदि मुझे लगता है कि मेरे हाथ पैर में भी कमज़ोरी बढ़ रही है या कुछ हो रहा है, तो वो कुछ और हो सकता है, तो वहाँ पे हमें एक फ्रेश सीटी एमआरआई करके देख लेना चाहिए आफ्टर मेडिकल ओपिनियन। सर इसमें ना एक मिसकंसेप्शन ये मत कह रही है मेरे को पता नहीं, कि जब मैं बात करता हूँ कि मुझे सर में दर्द है, एमआरआई करा लेनी चाहिए, तो कई लोग आके बोलते हैं ज़्यादा एमआरआई कराओगे, रेडिएशन के पास जाओगे तो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। सो एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता, एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में हम एक हाई मैग्नेटिक फील्ड में इमेजेस क्रिएट करते हैं। सो एमआरआई से रेडिएशन का खतरा तो नहीं है, उससे कैंसर नहीं हो सकता। सीटी स्कैन से रेडिएशन का खतरा है। तो ज़्यादा सीटी स्कैन्स या अननेसेसरी सीटी स्कैन्स अवॉइड, अननेसेसरी कोई भी एक्सम सो अननेसेसरी तो एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टिगेशन अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इट एड्स टू अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड वरी, मेरा ये मानना है। बट ये जो आपने पूछा कि एमआरआई से ऐसा कैंसर का खतरा, ये ज़्यादा एमआरआई से नहीं, बट सीटी स्कैन डेफिनेटली हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स होते हैं, सो वी डू नॉट वांट टू डू, सो हम सीटी नहीं करते हैं, बट उनमें हमें कुछ देखना होता है तो वी प्रेफर डूइंग एन एमआरआई इन दैट केस। सपोज किसी को हेड इंजरी हुई बाइक से गिर के या घर में चलते हुए गिर के, उस टाइम दर्द हो हल्का, आपने कुछ दबा लिया उसको, अच्छा एक कुछ में इसमें ये भी आ गया, जब सर पे चोट लग जाती है तो कई लोग क्या करते हैं जोर से दबा दिया सर को पकड़ के, वो करना ठीक होता है? हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं है। बेसिकली आप देखिए, जो आप दबाएंगे तो आप स्किन और हड्डी के बीच में कुछ दबा रहे हैं, है ना। सो अब अंदर कुछ ऐसा नुकसान नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाहर की स्वेलिंग आप आपने आइस लगा दी, थोड़ा दबा दिया, विच इज़ फेयरली ओके। तो सर गिरने के बाद उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं, थोड़ा दर्द हुआ, आपने कुछ दवाई खा ली, आप थोड़ी देर में ठीक हो गया, मगर आपको बताया 5 महीने 6 महीने बाद आपको स्ट्रोक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, तो वो कहते हैं सर में कभी चोट लगी थी, उसका क्लॉटिंग अब जाके दिख रहा है, ऐसा भी कुछ होता है? सो नॉर्मली नॉट 5-6 महीने। सो देखिए, मैं गिरा तो मुझे यदि चोट लगी तो उस चोट का प्रभाव जो भी आना है, अच्छा बुरा, वो ज़्यादातर उसी समय आ जाएगा। उस समय नहीं आएगा जो ज़्यादातर एल्डरलीज में देखा जाता है। तो कभी कभी थोड़ा सा क्लॉट लीक होता है और वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाता है, जिसे हम क्रॉनिक सबडक्यूल हेमाटोमा जैसे एक कॉमन सिचुएशन बोलते हैं। सो वो पेशेंट कभी कभी 1-1.5-2 महीने बाद हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि एक तरफ कमजोरी आ रही है, कुछ आ रही है, हम सीटी स्कैन कराते हैं तो ब्रेन की एक तरफ में बड़ा क्लॉट बना हुआ होता है, जिसे हमें ऑपरेशन करके फिर निकालना पड़ता है। परंतु
6 महीने बाद यदि आपको स्ट्रोक हो रहा है और उसे आप 6 महीने पहले वाली माइनर हेड इंजरी से वो कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ मिसिंग है। देयर वाज समथिंग एल्स व्हिच हैज हैपेंड इन बिटवीन जो हमें पता नहीं चला, या फिर ये सेपरेट इवेंट है, बस हम उससे उसे जोड़ रहे हैं। तो विटामिन डी से कुछ लिंक होता है कि सर का दर्द या ट्यूमर या कुछ भी? नहीं, विटामिन डी आजकल एक मतलब विटामिन डी बोनी पेन एंड ऑल वो सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी से ट्यूमर होना या उस तरह की सर में दर्द होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंडिया में आजकल विटामिन डी डेफिशिएंट है, जबकि सनरिच कंट्री है हमारी। So sunrich country, but we are not bathing ourselves in sun in the early hours, तो वो मतलब इससे सर में कोई दिक्कत नहीं होती है, Yes. स्पाइन में कोई दिक्कत नहीं? स्पाइन में बेसिकली विटामिन डी यदि आपका कम है तो आपकी हड्डियों में ताकत कम है, तो वो स्पाइन में फ्रैक्चर्स और वो सब कर सकता है एल्डरलीज में, तो वो एक सेपरेट इशू है। बट सर दर्द एंड ऑल इज़ नॉट, मतलब सर दर्द या ब्रेन ट्यूमर विटामिन डी की कमी से ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। सर आजकल एक नई टर्म चल रही है इंटरनेट पे, ब्रेन फॉगिंग, वो क्या होता है? सो ब्रेन फॉगिंग शायद टर्म का जो इजाद हुआ वो कोविड के बाद शायद ज़्यादा आया। सो ब्रेन फॉगिंग इज़ अ रियल प्रॉब्लम इन द सेंस वो एक सोचने की क्षमता में थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो जाना या स्लो हो जाना, उस तरह की सिचुएशन रहती है। तो कोविड के बाद ब्रेन फॉगिंग के एपिसोड्स बड़े थे, विच वाज प्रोबेबली द सीक्वल ऑफ ब्रेन फॉग ऑफ कोविड ओनली। ब्रेन फॉगिंग का कोई ऐसा डेफिनेट कॉज बता पाना बड़ा मुश्किल है। सो इसका इलाज यदि किया, इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो सोल्यूशन वही है, अगेन स्ट्रेस को कम रखें, मे बी थोड़ा मेडिटेट करें, थोड़ी ब्रेन एक्सरसाइजेज ज़्यादा करें। ब्रेन एक्सरसाइजेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेंटल गेम्स, मेमोरी गेम्स, चेस, सुडोकू, उस तरह की चीज़ों में। एंड आई थिंक इन सब का जो एक हम टर्म्स आजकल एक्चुअली बहुत सारी बना लेते हैं, बट इन सब का यदि एक क्रक्स या सोल्यूशन सोचे तो वो है कीपिंग अवरसेल्व्स हेल्दी इन एवरी फॉर्म, जो कि मिसिंग होता जा रहा है। तो उसके बाद हर बार एक नई टर्म का इजाद हो जाता है और उसके बारे में फिर वो पॉपुलर हो जाती है। तो नॉर्मली लोग जो इशू फेस करते हैं, से मैं कुछ बात कर रहा हूँ और मैं बात क्या कर रहा हूँ मैं भूल गया, या मैं कुछ वर्ड बोलना चाह रहा हूँ वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। सो वो क्यों है? बेसिकली मेरा ये मानना है कि ये इसलिए कि हमारा कंसंट्रेशन ही कम हो गया। मेरा जो एक कंसंट्रेशन स्पैन था, वो जो पहले कभी 1 डेढ़ 2 घंटे हुआ करता था, वो मिनट से सिकुड़ के अब सेकंड्स में आ गया है। मतलब दिस इज़ व्हाट इवन सोशल मीडिया हैज़ रियलाइज्ड, जो चीज़ें पहले आधे घंटे की बनती थी, फिर वो 10 मिनट की हो गई, फिर वो रील्स बन गए और वो शॉर्ट्स बन गए। क्योंकि आप 10-15 सेकंड से ज़्यादा आप एक सिचुएशन में जहाँ बैठे हैं, जहाँ आप लगातार कुछ पिच कर रहे हैं, कुछ प्रपोज कर रहे हैं, तो हमारा वो कंसंट्रेशन स्पैन ही नहीं है। सो फिर हम थोड़ी देर में वी जस्ट लूज द कॉन्टैक्ट विद रियलिटी एंड वी स्टार्ट फम्बलिंग एंड दैट व्हाट वी से कि हम स्ट्रेस हो गए और हमें ब्रेन फॉग हो गया उसमें। मेरा सर अगला क्वेश्चन वही था जो आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, कि अटेंशन डेफिशिएट होता जा रहा है लोगों का, अटेंशन सो हम दे नहीं पा रहे हाँ, इस चीज़ पे। क्योंकि हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। एंड आई थिंक हमने तो शायद फिक्र कर लिया, हमारी जो अगली जनरेशन आ रही है उसकी स्थिति और चिंताजनक होती जाएगी, बिकॉज दे आर सो मच ग्लूड टू द स्क्रीन्स लाइक अस, मतलब वी आर सेटिंग एग्जाम्पल फॉर देम, क्योंकि हम ग्लूड हैं तो वो भी ग्लूड है। आप और मैं घर पे फ़ोन देख रहे हो तो हम बच्चों को कैसे मना करेंगे? रादर हम तो खुद दिखा रहे हैं कि तू हमारी जान मत खा, हम है ना। सो आई थिंक चूँकि हम खुद कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो वो कंसंट्रेशन पावर धीरे धीरे हमारी कम होती जा रही है। जैसे स्कूल्स के अंदर भी ये सब, अब जो पढ़ाई होती पहले वो चॉक बोर्ड पे होती थी, अब वो डिजिटल बोर्ड पे हो रही है। सो डिजिटल बोर्ड शायद गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी के अपने फ़ायदे हैं। गलती मतलब आप सबको एक पैमाने से नहीं नाप सकते, गलती डिजिटल बोर्ड की नहीं है, गलती शायद ज़्यादा समय सोशल मीडिया चैनल्स पे बैठ के यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स या इन सब चीज़ों पे जो समय बिताया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से समस्या का बड़ा कारण है। सर हमारी ब्रेन हेल्थ की अगर बात करें, हमने अल्कोहल के बारे में बात करी, हमने स्मोक के बारे में बात करी, खाने पीने के बारे में बात करी,
हम जो ऑनलाइन बात कर रहे हैं देख रहे हैं, तो लोग आजकल पॉर्न बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उसमें बहुत टाइम दे रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है इन सब बीमारियों में? So obviously none of these are all kind of addiction. See, all these things, चाहे हम कुछ भी देख रहे हैं तो वो हम वी आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. उससे ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो हमें मोमेंटरली प्लेजर दे रहे हैं. डोपामिन निकल रहा है, तो उससे हमें मोमेंटरली प्लेजर मिल रहा है और हम खुश हो जाते हैं. बट दैट इज इन जनरल नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. इट इज़ नॉट गुड फॉर आई वुड से लॉन्ग टर्म के जो इसके इफेक्ट हैं. बहुत सारी स्टडीज ने बताया कि ये इट इज़ इक्वलेंट टू हैविंग ड्रग्स. जो जिस तरह का ड्रग्स के बाद आपको किक मिलता है या नशा मिलता है, उसी तरह का आप कंटेंट यदि देख के आपको किक मिल रहा है और आप रेगुलरली उसके हैबिचुएटेड होते जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गुड. इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ. सर एक डेटा में ऐसा ही बोला गया कि स्मोकिंग सिगरेट्स इज लेस हार्मफुल देन दीज एडिक्शंस जो आप हम बात. एब्सोल्युटली. सो इसमें देखिए अगेन हम न ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग आपके चैनल के थ्रू अपनी बात को जस्टिफाई करने का तरीका ना ढूंढ लें. व्हेन आपने जैसे बोला कि स्मोकिंग इज लेस हार्मफुल डजंट मीन स्मोकिंग इज नॉट हार्मफुल. सो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है और शायद ये हम सबको पता है, बट हम सब इसमें पीयर प्रेशर कह लीजिए, इम्प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस कह लीजिए, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ स्टफ कह लीजिए, हम इस सब में हम लोग फंसते जा रहे हैं. सो आई थिंक आज जब हर चीज़ एक क्लिक ऑफ बटन पे अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी बेटर हो गई है, तो अपने आप को उस चीज़ों से बचा के रख पाना मुश्किल होता जा रहा है. बट आई थिंक योर हेल्थ इज़ योर चॉइस. सो ये फाइनल डिसीजन तो आपका है कि आपको स्वस्थ रहना है बोथ फिजिकली एंड मेंटली, या आपको जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे. ऑनलाइन गेमिंग सर आजकल तो कुछ बच्चे पीछे हाँ. पे- सो एग्जैक्टली. सो ये सब डिटरेटिंग साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं. देखिए हिंदुस्तान की ना एक बहुत अच्छी बात थी, वो थी संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पे आप मेरा ध्यान रख रहे हैं, मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ कुछ. सो अभी क्या हो गया है कि हम सब लोग अलूफ हो गए हैं मेरे ख्याल से. अब आप और मैं यदि हमारे शायद फ़ोन बुक में 2000 कॉन्टैक्ट्स होंगे, बट हमें 4 लोग ऐसे नहीं पता जिनसे हम खुल के आराम से बात कर पाएँ. तो हम अलूफ होते जा रहे हैं. तो उसमें बच्चे हमसे अलग नहीं है, बच्चे वही करेंगे जो हमें देखेंगे. तो इवेंचुअली द किड्स आर आल्सो बिकमिंग लाइक दैट, एंड दे आर गेटिंग देयर वर्चुअल हेल्प फ्रॉम समबडी जिसे उन्होंने देखा नहीं, जाना नहीं, और वो दुनिया के किसी कोने में बैठ के आपको कंट्रोल कर रहे हैं, या कंट्रोल नहीं कर रहे तो उस समय आपको एक इंस्टेंट प्लेजर दे रहे हैं, ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं, एंड देन दे स्टार्ट कंट्रोलिंग यू. जो कि शायद अभी एक बहुत इनफेमस केस जिसमें परिवार के 2-3 बच्चों ने. तो ये प्रॉब्लम शायद मॉडर्नाइजेशन की हैं, जो आपने सबसे पहले शुरू में बात करी, रूरल अर्बन डिफरेंसेस. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू वी आर लूजिंग दैट नेट ऑफ क्लोज नेट ऑफ बीइंग अ सोसाइटी. पर हमारे फेसबुक पे शायद ज़्यादा फ्रेंड्स हैं देन रियल फ्रेंड. हम लोग खाना खाने से पहले उस खाने की फ़ोटो खींच के अपलोड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं. अभी ऑफ लेट में हम लोग ऐसे एक मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे एक बहुत बड़े स्टार परफॉर्मर लाइव परफॉर्म कर रहे थे. तो उसने बोली ये बात कि कोई मेरा गाना नहीं एंजॉय कर रहा, हर कोई सिर्फ मेरे गाने की रील बनाने में इंटरेस्टेड है, विच इज़ एक्चुअली द फैक्ट. सो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ये बात समझते हैं और शायद हम सब बात यहाँ पे खुल के कर भी पा रहे हैं, बट उसे अपने जीवन में लागू करना वुड एक्चुअली वुड बी द रियल डिफरेंस बिटवीन बात करना और मतलब डूअर एंड टीचर के बीच में का जो फ़र्क है, वो तभी है जब हम इसे लागू करें अपनी लाइफ में. सर मैं इसलिए भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि इससे मुझे माइग्रेन है, तो मैंने ये रिंग भी पहनी हुई इस चक्कर में कि मैं अपनी स्लीप साइकिल को ट्रैक कर पाऊँ. जैसे मेरा एवरेज जो स्लीप साइकिल आ रहा था वो 3-3.5 घंटे 4 घंटे का आ रहा था, उसमें से डीप स्लीप 15 मिनट 20 मिनट की है. तो मैं कोशिश करूँ उसको इम्प्रूव करूँ.
कैसे करना है वो मैं देख रहा हूँ, बट कोशिश तो यही है इसको इम्प्रूव करूँ। अभी 4-4.5 घंटे से ऊपर हो गई तो So being aware about your health is a good thing, and technology is there to help you. स्मार्ट वॉचेस, रिंग्स और ये सब चीज़ें डेफिनेटली, ये सब वो चीज़ें आपको बता रही हैं जो इससे पहले हम शायद सोचते भी नहीं थे। बट देन द की रिमेन्स द सेम, कि हम अपनी लाइफ को जितना नियंत्रित करें, टाइम से सोएं। हम सबका शायद जो एवरेज डिनर टाइम है वो 9 बजे से पहले ज़्यादातर लोगों का नहीं है। नहीं। सो ये सब चीज़ें आई थिंक दे ग्रेजुअली स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। खाना खाते ही हम सो जाते हैं सीधा, इतनी लेट हो जाते हैं कि खाना खाने में कुछ करने को बचता नहीं है, तो ये डायरेक्टली जंप ऑन योर बेड एंड स्लीप। सो ये सब चीज़ें हैं जो दे आर लीडिंग टू हेल्थ इश्यूज विच इंक्लूड ब्रेन हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। जैसे मैंने सर हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं बेड, बस सर उठते हुए हम वैसे ही हैं, उठते हुए अलार्म वैसे- से बज रही उठ रहे हैं, बिल्कुल। तो नॉर्मल तुम नहीं उठ रहे हैं। हाँ, अलार्म से उठते हैं, सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं कि रात में क्या मिस हो गया, क्या छूट गया, और उसके बाद आगे का जीवन हमारा शुरू होता है। तो हम शुरू होते ही उतने ही, अपने प्री ऑक्यूपाइड हैं अपनी चीज़ों में कि हम अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं, अपनी हेल्थ के बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सर कई लोग ये कहते हैं, जैसे ब्रेन हेल्थ की बात करूँ तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना या शाम को एक्सरसाइज करना, इसमें फ़र्क है ब्रेन हेल्थ के हिसाब से? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अर्ली मॉर्निंग्स आर डेफिनेटली गुड, बट देन मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रात तथ्य। में देर से एक्सरसाइज कर रही, शाम को एक्सरसाइज करी तो उसके बाद नींद बहुत जल्दी नहीं आती है, तो मुझे पता है मेरी बॉडी थक गई है बट मैं सो नहीं पाता हूँ। सो एक्सरसाइज करने के बाद मोस्ट लाइकली आपके शरीर में जो केमिकल आउटपुट्स हैं वो आपके ब्रेन को एक अलग लेवल पे एक्साइट कर देते हैं, जिसके कारण शायद आपको सोने में दिक्कत आती है। बट देन दिस इज़ ऑल वेरी इंडिविजुअल, आई वुड से, है ना। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक्सरसाइज करें। बहुत मैसेज है एक्सरसाइज हाँ, जरूर करें, जरूर जाएं योगा करें बट एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आधा घंटा अपने शरीर के लिए दें, जो शायद हम में से बहुत सारे लोग नहीं देते। तो हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए पॉडकास्ट के, बस सर कुछ टेक अवे सर ऑडियंस के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद जो है वो ये है कि अपने ब्रेन से संबंधित या स्पाइन से संबंधित समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आती हैं कि हम जानते बूझते हुए उन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, और जब तक हम मेडिकल सलाह लेते हैं तब तक देर हो जाती है। ब्रेन के लिए एक बड़ी फेमस सेइंग है, टाइम इज़ ब्रेन। सो जितना जल्दी हम उस चीज़ हल ढूंढेंगे उतना हम नुकसान होने से बचा लेंगे। सो टू समराइज यदि हम बात करें तो नए तरह के हेडेक्स, बी फास्ट सिम्टम्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो शायद है जो हमारे हाथ में है वो है फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स एंड अवॉइडिंग इम्प्रॉपर वेज ऑफ ड्राइविंग, नॉट वेयरिंग हेलमेट, सीट बेल्ट। इन सब चीज़ों को मेरे ख्याल से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन दो ऐसे शरीर के अंग हैं जो आपको शायद दूसरा मौका कभी ना दे। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम। थैंक यू सर आपके साथ बात कर खूब मज़ा आया, आज अच्छी बातें करी हम लोगों ने, बहुत अच्छा रहा। और सर एक आखिरी मैसेज इसके लिए कि गडकरी जी ने हमें बहुत अच्छी रोड्स दी हैं, मगर मैक्सिमम रोड्स पे ये लिखा हुआ है कि आप उन रोड्स पे बाइक के साथ लेके ना जाएं एक्सरसाइज के ऊपर, मगर कोई मानता नहीं है और बाद में इंजरीज हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें और सेफ रहें, खुश रहें। थैंक यू। थैंक यू।